हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान मंत्र IQ। आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ज्ञान मंत्र चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 3 लॉज दिए थे मोशन के रिगार्डिंग। ठीक है, स्लाइड पे एक बार देख लेते हैं। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यूटन ने क्या किया, जो गैलीलियो का आइडिया था काय पे फोर्स और मोशन पे, उसको प्रेजेंट किया और 3 फंडामेंटल लॉज को गवर्न किया। किसके बारे में थे ये? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। और यही जो 3 आपके लॉज थे उनको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये यहाँ अपन ने क्या समझा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। कितने लॉ थे न्यूटन के? तो 3 लॉ थे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या था। फर्स्ट लॉ में आप पहले पढ़ोगे फर्स्ट लॉ के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इनर्शिया क्या होती है, टर्म इनर्शिया क्या होती है। ठीक है, जब आप सेकंड लॉ से डील करोगे तो आप एक टर्म पढ़ते हो जो कि होगी आपकी मोमेंटम, की मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, उससे आपको सेकंड लॉ समझ में आएगा। थर्ड लॉ के लिए ऐसा सच आपको कुछ न्यू टर्म नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। तो ये अपना था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हैं कि मान लीजिए आप एक कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कार को स्टार्ट करने से पहले जब आप सिर्फ उस पर जाके बैठते हैं तो वो स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगी। मान लो आपने एक बच्चे को बिठा दिया तो कार चलने नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन कोई अगर वो बच्चे को घूमने ले जा रहा है, मतलब आप फोर्स लगाएंगे, स्टीयरिंग घुमाएंगे, कार चालू करेंगे। ठीक है, तो कार चलने लगती है। उससे क्या हुआ कि कार रेस्ट पे आ गई। अब जब तक कि आप उसको वही मोशन में कंटिन्यू कर रहे हैं जो आपने स्टार्ट में फोर्स लगाई थी, तब तक वो चलती रहेगी। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स दैट इज़ ब्रेक लगाते हैं तो कार रुक जाएगी, मतलब कि वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई। ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल को इससे समझ सकते हैं। ठीक है, आइए स्लाइड पे देख लेते हैं एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। Newton first law of motion. An object remain in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to a change that state by an applied force. Unless applied force नहीं लगती है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका स्टेट ऑफ रेस्ट पे होगा, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। और यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें एक फोर्स अप्लाइड नहीं होगी। ठीक है, इन अ क्वांटिटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है। जो काय की टेंडेंसी कि अनडिस्टर्ब रहना। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा बार बार। और अगर वो मूविंग है तो वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, इनर्शिया क्या था। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या था। 3 चीज़ों को समझा है इस स्लाइड में आपने। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप समझेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए अपन एक बार देख लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है।
मोमेंटम को अगर आप फॉर्मूले के वे से समझना चाहें तो मोमेंटम को जो है डिनोट किया जाता है p से, और यह प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। ये इसका फॉर्मूला है मोमेंटम का, ठीक है। आइए इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी, वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन, ठीक है। मोमेंटम जो था वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है कि ये एक प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। और मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये कैसे निकाली आपने? तो आप देख सकते हैं कि मोमेंटम की एसआई यूनिट आपने केजी मीटर पर सेकेंड ली, क्योंकि मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी? केजी। और जो आपने वेलोसिटी की एसआई यूनिट पढ़ी थी मीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी। आइए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसको कैसे समझ सकते हो आप? ठीक है, तो एक क्रिकेटर का आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्रिकेटर दिख रहा है, ठीक है। क्रिकेट मैच समझ लीजिए चल रहा है, यहाँ पे बॉल आती है और ये इंसान जो है वो बॉल कैच करता है। जब ये बॉल को कैच करेगा तो ये क्या करेगा? अपने हाथ को पीछे खींचेगा। ये क्यों करता है? ये क्योंकि ये क्या चाह रहा है? आपने अभी देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मोमेंटम का टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था बॉल को कैच करने में और जो दर्द होगा वो आपने क्या कर लिया? कम कर लिया उसको, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होगी बॉल की वो डिक्रीज्ड हो जाएगी जब आप अपने हाथ को पीछे खींचेंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या था आपका? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन से बॉल आ रही थी, जब आपने कैच की और हाथ को पीछे खींचा तो उसका एक्सीलरेशन क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। और जो एक्सीलरेशन जो उसकी वेलोसिटी थी उससे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था हाथ पे वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल था। आइए स्लाइड पे देख लेते हैं एक बार कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, ठीक है। Second law of motion, it states that rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force, ठीक है। यहाँ पे आप बार बार एक टर्म पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आप प्रोपोर्शनल साइन से क्या समझते हैं? देखिए आगे एक साइन होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे बोलते हैं P इस डायरेक्ट, ये फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैं, ये कोई कंसीडर मत कीजिएगा। मान लीजिए मैंने बोला P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV, ठीक है। तो आप कैसे समझ सकते हो? जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे M और V भी बढ़ेगा, या जैसे जैसे M और V बढ़ रहा है वैसे P भी बढ़ेगा। मान लीजिए मैंने इस टर्म को ऐसा लिख दिया, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू MV, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए टर्म यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा कोई आप ले नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे आपने MV लिखा हुआ है नीचे साइड में। इन्वर्सली का मतलब क्या है? जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है, M और V डिक्रीज हो, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा? अगर आपका P इंक्रीज़ हो रहा है तो ये MV भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन जब आप लगाते हो तो जैसे जैसे आपका P इंक्रीज़ हो रहा है MV वैसे वैसे डिक्रीज़ होगा। तो ये होता है प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शनल में डिफरेंस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। Let us recount some observation from our daily life. A truck at rest does not require any attention when parked along a roadside. But a moving truck, even at a speed of as low as 5 meters per second,
may kill a person standing in its path. A small mass such as bullet may kill a person when fired from a gun. These observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and the velocity. तो यहाँ पे क्या बताया इन लोग ने, मान लीजिए आप एक ट्रक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर वो रोड पे खड़ा हुआ है तो वो कोई आपको इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर वो चलने लगता है, अगर वो स्लो स्पीड से भी चलता है तो भी वो एक पर्सन को किल कर सकता है जो कि रोड पे खड़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या लिया कि एक बुलेट ले लीजिए, ठीक है। बुलेट कहाँ से निकलेगी, गन से निकलेगी, ठीक है। वो बहुत छोटी सी होती है, पर वो भी अगर फायर हो किसी के ऊपर तो वो पर्सन की डेथ कॉज कर सकती है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपसे आप क्या समझे कि इम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा जब वो प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, ठीक है। कोई मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन आपने निकाला इन दो एग्जाम्पल से कि इम्पैक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है ऑब्जेक्ट का डिपेंड काय पे कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे, ठीक है। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कितना इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा इस चीज़ का। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड, we know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object mass and its velocity. One such property called momentum was introduced by Newton. Momentum is defined as the product of mass and the velocity. यहाँ पे क्या बताया है कि मोमेंटम जो टर्म है वो आपकी किसने इंट्रोड्यूस किया है, न्यूटन ने की है। इसको डिफाइन कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका मोमेंटम के ऊपर डाटा हो गया। अब जो मैंने टर्म बोली थी कि अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना चाहें तो क्या होगा, तो अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आपने अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन में क्या देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले उसके लिए चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है आपका, तो एम वी होता है, ठीक है। डिनोट किससे होता है, तो पी से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की है तो P1 और P2 ले लिया, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम आपका mu से दिखा दिया, क्योंकि v जो क्या है आपकी वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी आप u से डिनोट करते हो, फाइनल v से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेंज इन मोमेंटम को लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज आप बोलना चाहो तो P2 माइनस P1, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, mv माइनस mu। अब चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये टर्म अपन ने यूज़ की थी। तो चेंज इन मोमेंटम को आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के, ठीक है। उसी के बाद आपने P2 को लिखा mv और P1 को लिखा mu, ठीक है। अब इसमें से जब आप m को कॉमन निकालेंगे तो आपकी टर्म क्या बनेगी, v माइनस यू, ठीक है। v माइनस यू बन गई आपकी टर्म। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब रेट की बात आ गई तो आपका यहाँ पे क्या लग गया, टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका क्या हो गया, m इंटू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक तरीके से क्या हुआ, ये अप्लाइड फोर्स हुई, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स के। तो आपने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने निकाला, ये हुआ, तो ये किसके इक्वल होगा,
फोर्स अप्लाइड किए तो आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जब आप कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आप इक्वल टू लगा के एक कांस्टेंट लगाते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो इक्वल टू में चेंज हो गया, और ये जो के लगा आपकी टर्म में वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो आपने जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो आपने इक्वल टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट लगाया, दैट इज के, ठीक है। तो ये टर्मोलॉजी आ गई आपकी। अब आप F इज इक्वल्स टू के एम, ये तो आपने ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब V माइनस यू बाई टी को आप क्या लिख सकते हो, ये काय का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। तो आपने एक फॉर्मूला क्या फाइनली बना लिया, F इज इक्वल्स टू के एम ए, वेयर के क्या है आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। आगे एक बार स्लाइड पे देख लेते हैं कैसे समझाया हुआ है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास m है, जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v, ठीक है। जब वो एक्सेलरेट करता है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है कितने टाइम में, t टाइम में, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। ये सब कब होता है, जब एक फोर्स अप्लाई हो रही है थ्रू आउट द टाइम t। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, ठीक है। तो ये टर्म तो अपन ने पूरी समझ ली थी कैसे कैसे ये सॉल्व हुआ है और आपको फाइनली ये कैसे मिलता है, ठीक है। Here a is equals to v minus u by t is the acceleration, which is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called the acceleration. The quantity k is a constant of proportionality. The SI unit of mass and acceleration are kg meter per second square respectively. We can also write F is equals to ma, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर अपन इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 रख देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। यहाँ पे ये अपना बना मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये और एक एग्जाम्पल आपने ये क्रिकेट वाला देख ही लिया था, कैसे ये जो बॉल कैच करता है ये इंसान अपना हाथ को पीछे खींचता है कि इम्पैक्ट आपका रिड्यूस हो जाए, एक्सेलरेशन बॉल का रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, तो यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन भी होती है, ठीक है। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू आपने लिया था ma, मास की क्या हो गई, केजी हो गई, ठीक है। और जो आपकी एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपकी फोर्स की जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, या फिर आप न्यूटन से भी फोर्स को डिनोट कर सकते हैं इसकी एसआई यूनिट को, ठीक है। न्यूटन को आप एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हो। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो ये क्या आपको देता है कि मेथड देता है टू मेजर द फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन अवर एवरीडे लाइफ। आप एवरीडे लाइफ में भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं, कैसे। Have you noticed that while catching a fast-moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards with the moving ball? In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of moving ball decreases to 0. Thus, the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast-moving ball is reduced. If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to 0 in very short interval of time. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be large. Therefore, a large force would have to be applied for holding the catch may hurt the palm of the fielder. ठीक है, तो यहाँ पे पूरी स्लाइड में आपको यही समझाया गया है कि ये जो फील्डर है वो अपना हाथ पीछे क्यों खींचता है जब एक फास्ट मूविंग एक्सेलरेटिंग बॉल
ठीक है, आपके हाथ पे आके लगती है, तो उसका जो एक्सीलरेशन का टाइम पीरियड है उसको बढ़ाने के लिए और जो हर्ट करेगी वो आपके हाथ को, उसको कम करने के लिए वो अपने हाथ को पीछे खींचता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका जो फील्डर का पाम है वो हाईली हर्ट हो सकता है, इसलिए वो अपने हाथ को पीछे खींचता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। A constant force act on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object velocity from 3 meter per second to 5 meter per second. Find the magnitude of applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what will be the final velocity of the object? तो आपको निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपको u दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्टली आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो u दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। 3 मतलब ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी 7। ठीक है, और कितने टाइम में कर रहा है तो वो भी आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड में कर रहा है। ठीक है, मास कितना है तो वो आपका क्या दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पार्ट में भी अगर न्यूमेरिकल को पढ़ें फिर से तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो आपको फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल के क्या करना है, आप समझ गए कि आपको फोर्स निकालनी है। उसके लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो बस आपको फॉर्मूले में पुटअप करना है और निकाल लेना है। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू एम बी माइनस यू बाई टी। ये कहाँ से आया, F इज इक्वल्स टू एम ए, अभी आपने पढ़ा सेकेंड लॉ से आया था, आपने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से। ठीक है, ए का जो फॉर्मूला है उसको इनने बी माइनस यू बाई टी लिख लिया। वो क्यों लिखा, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों दी हुई है, फालतू में तो दी नहीं होगी, है ना, आपको इसका यूज़ करना होगा न्यूमेरिकल में, इसलिए दिया हुआ है ये। ठीक है, तो आपकी फाइनली जो फोर्स आई वो क्या निकल के आ गई, 10 न्यूटन आ गई। न्यूटन क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। तो आपने सिर्फ क्या किया है, जो वैल्यूज़ है उसको फॉर्मूले में रखा है और फोर्स को निकाला है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल का। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मतलब v। ठीक है, आपका जो टाइम है वो चेंज हो गया है, यहाँ पे 5 सेकेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चेंज आपको दोनों करना होगा। अब v निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को आप चेंज करोगे थोड़ा। ठीक है, जब आप F इज इक्वल्स टू एम बी माइनस एम यू बाई टी करोगे और फाइनली v को इक्वल टू के इधर लेके आओगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने ये आपके पास फॉर्मूला कैसे आया ये तो आप समझ गए थे। ठीक है, अब आपने एम बी, ठीक है, माइनस ऑफ एम यू किया, ठीक है, अपॉन में टी किया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल था आपके, तो एफ के इक्वल था। ठीक है, तो आप एफ को जब उधर लेके जाओगे इक्वलिटी के तो ये क्या बन जाएगा, आपका एफ टी बन जाएगा। ठीक है, एफ टी बन गया। अब एफ टी के बाद आप क्या कर सकते हो कि एम को भी आप कॉमन निकाल सकते हो, ये वाली टर्म में आपका टी तो चला गया उधर साइड, एम बी माइनस एम यू बचा। ठीक है, तो आपने जब एम को कॉमन निकाल लिया यहाँ पे और आपका वी माइनस यू लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर जब m को नीचे लेके आओगे तो क्या बन जाएगा आपका कि m वहाँ से हट के आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से चला गया। अब v माइनस यू इज इक्वल्स टू एफ टी बाई एम आ गया।
ठीक है, आपको निकालना क्या है v, तो आपको u भी इधर लेके जाना पड़ेगा इक्वल टू के। जब आप इक्वल टू के अदर साइड में लेके जाओगे u को, तो माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी बाई एम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आप इसमें कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास u की वैल्यू है ना, दी हुई है आपको क्वेश्चन में। उसके बाद आपके पास u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, t की वैल्यू है। ठीक है, t आपको चेंज करना है। ठीक है, पहले आपका क्या था t, ठीक है, तो आपका 2 सेकेंड था, पर अब इनने चेंज किया है 5 सेकेंड। तो आपको t की वैल्यू क्या रखनी है, 5 सेकेंड। मास भी आपको दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में पिटअप कीजिए तो आपको v की वैल्यू निकाल लोगे, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ के लिए आपने एक टर्म समझी थी इनर्शिया, सेकेंड लॉ के लिए आपने टर्म पढ़ी थी मोमेंटम। तो फाइनली उसके बाद आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये समझा। अब आते हैं अपन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसका मेनली क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए आप किसी को चाटा मार देते हो। ठीक है, तो आप जब चाटा मारते हो तो आप किसी के गाल पे मार रहे हो अगर, तो उसके गाल पे तो हर्ट हो ही रहा है, साथ में आपके हैंड को जिससे आप मार रहे हो उसे भी हर्ट हो रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी जब आप किसी को एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ से प्रूफ होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला मतलब ये एक एग्जाम्पल था, आप इसको गन के उससे भी ले सकते हो। ठीक है, जब आप गन को फायर करते हो, ठीक है, गन से फायर करते हो तो बुलेट कहाँ है, आगे जाती है, पर जब गन रिकॉइल होती है वो पीछे होती है। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, जब आप नाव में तैरने जाते होगे, जब आप नाव से घूमने जाते होगे कभी भी ओशन वगैरह में, तो क्या होता है कि जब आप नाव से उतरते हो तो आप जब भी उतरते हो तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करते हो, लेकिन जो आपकी बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल है। आइए थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्लाइड पे देख लेते हैं। द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस how an applied force changes the motion and provide us with the method of determining the force। ठीक है, तो फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन अपने को क्या बताते हैं कि कैसे फोर्स चेंज करती है मोशन को, और कैसे आप उसका मेथड कैसे डिटरमाइन कर सकते हो उस फोर्स। ठीक है, कैसे फोर्स आपकी चेंज करती है आपके मोशन को, और उस फोर्स को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ बताता है आपका। Now, third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on it on the first। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, when one object, मान लीजिए ये एक ए इंसान है। ठीक है, चाटे वाला एग्जाम्पल ले लो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ए एग्जाम्पल है, exert a force on the another object। ठीक है, ये बी ऑब्जेक्ट को चाटा मारता है। ठीक है, तो क्या होगा, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ए ऑब्जेक्ट बी को मार रहा है तो ए ऑब्जेक्ट के हाथ पे भी लग रही है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट को चाटा मारा तो बी सहन नहीं करेगा। यहाँ कोई गांधी जी वाली फिलॉसफी नहीं चलेगी, आजकल कहाँ चलती है। ठीक है, बी भी ए के मुंह पे चाटा मार देगा। तो द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। ठीक है, दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये जो दो फोर्स होंगी वो ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जब ए मार रहा है तो वो बी के लिए इस डायरेक्शन में मारेगा, और जब बी मारेगा वो तो इस डायरेक्शन में मारेगा। तो ये क्या होगी, ये इक्वल फोर्सेस होंगी दो, और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। In the game of football, sometime we were looking at the football and trying to kick it with a greater force
collide with the player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. ये सब आपके एग्जाम्पल्स ही हैं, कैसे फुटबॉल के गेम में कोई इंसान टकरा जाता है तो उस कोलाइड होता है तो कैसे उनको हर्ट होता है, ठीक है. इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्सेस. मतलब कि दोनों जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि ए ने बी पे को हर्ट कर दिया तो बी की तरफ से कोई फोर्स ही नहीं आए, क्योंकि फोर्स जो है पेयर में होती है हमेशा. द टू अपोजिंग फोर्सेस आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. ठीक है, तो ये कैसे समझोगे, ए है और बी है, ठीक है. जब ए बी पे लगा रहा है तो ये एक्शन हुआ इसका ए का बी पे, तो बी भी इस पर रिएक्ट करेगा, तो बी की जो फोर्स होगी वो रिएक्शन फोर्स हो जाएगी. When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite reaction of the reaction force on the gun. गन का एग्जाम्पल भी देख सकते हो. ऐसे अपन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि चाटा वाला देखा, ठीक है, फुटबॉल वाला देखा, उसके बाद आपने गन वाला देखा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होती हैं ये देखा, ठीक है. जब सेलर जंप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोट पे तो आपने इसका एग्जाम्पल देखा. तो यहाँ पे आपने पूरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी समझ लिया. तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं. अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो ज्ञान मंत्रा चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए. तो जो भी आपको PDF चाहिए होगी रिवीजन के लिए आपको वहाँ से मिल जाएगी. इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, बाकी जो भी बचा होगा इस चैप्टर में. दैट्स इट, थैंक यू.